नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के बात नामक पाठ के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये गद्यांश काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 बार स्क्रीन पे दिखाया है। इस वीडियो को यहाँ पर आप स्टॉप करके ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा अब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये ऊपर पैराग्राफ होगा, पूरा बड़ा सा 5वां पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है। इसके ठीक नीचे आपसे प्रश्न करके 1 2 3 पॉइंट करके यहाँ पर आपसे इसी पूरे गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 1 में पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और 3 में बालकों की बातें कैसी होती हैं। इस गद्यांश से इन तीनों पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दें कि जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से 2 गद्यांश वहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से किसी ना किसी एक गद्यांश की आपको वहाँ पर व्याख्या करनी होती है। 2 में से किसी एक की ही आपको वहाँ पर व्याख्या करनी होती है, जिसके लिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले याद रहे आपको कि वहाँ पर जो दोनों गद्यांश दिए होंगे, दोनों में सबसे पहले आपको दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप सबसे पहले अच्छी तरह से कम समय में कर सकते हैं। ये डिसाइड करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि ये आपको अच्छी तरह से मालूम है और आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो इसके बाद आपको करना है कि उस गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अच्छी तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि जब आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। तब जाके आपको पॉइंट 1 का संदर्भ कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि संदर्भ में मेन चीज़ यही लिखा जाता है कि इसके पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक कौन हैं। इसलिए आपको सबसे पहले उस जिस गद्यांश को आपको करना है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ये डिसाइड करना है कि ये किस पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं, फिर जाके आपको संदर्भ वहाँ पर लिखना है। याद रहे ये आपके रेखांकित अंश की पहली हेडिंग होगी संदर्भ, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है। सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है और फिर इसके बाद इसका संदर्भ लिखना है। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर और फिर इसके बाद इसके हम लिखने की प्रक्रिया चालू करेंगे। यहाँ पर भी याद रहे कि वहाँ पर आपने सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लिया, इसके बाद उसको अपने पाठ और लेखक का नाम कंफर्म किया, इसके बाद आपने उत्तर हेडिंग डाला। इसके बाद भी आपको करना क्या है कि यदि आप पॉइंट 1 की कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1 डाल के और काले पेन से पॉइंट 1 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर और इसके बाद डॉट 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 और लास्ट के 2 अक्षर। यदि आप एक को छोड़ के दूसरे की कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 2 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर। जैसा कि हमने यहाँ पर 5वें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट 5 डाला है। इसके बाद बात का डॉट 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 असर ना होना, बात का हो गया शुरुआती के 2 अक्षर और असर ना होना ये हो गए लास्ट के 2 अक्षर। ये शब्द लिखने से होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पॉइंट 1 की किया है या पॉइंट दूसरे के रेखांकित अंश की व्याख्या की है, जो कि ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका होता है अच्छी तरह से लिखने का। इसलिए सबसे पहले आपने उत्तर हेडिंग डाला, इसके बाद पॉइंट डाल के शुरुआती के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर वहाँ पर आपने काले पेन से डाल दिए। इसके बाद आपको अगर संदर्भ हेडिंग पूछ रहा है तो आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है। अगर सिर्फ पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा है तो वहाँ पर संदर्भ हेडिंग नहीं डालनी है। यहाँ पर हमसे संदर्भ पूछ रहा था, इसलिए हमने संदर्भ हेडिंग डालना और हमने गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक निबंध से उद्धृत है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ लिखने का सही तरीका। इसके अलावा एक तरीका और भी है संदर्भ लिखने का,
जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये भी हो जाएगा एक सही तरीका संदर्भ लिखने का। तो यहाँ पर हमने आपको दो तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर 2-3 लाइनें और लिख दी हैं। ये लाइनें हमारा प्रसंग का काम करेंगी। ये गद्यांश है, इसलिए हम यहाँ पर प्रसंग तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर प्रसंग के तौर पर एक्स्ट्रा 2-3 लाइनें लिख दी हैं। जैसे इस गद्यावतरण में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बात कहने की क्षमता यद्यपि सब में होती है, किंतु बात को सही ढंग से व्यक्त कर पाना या दूसरों की बातों को समझ पाना सभी के वश की बात नहीं होती है। ये हमने यहाँ पर 2-3 लाइनें व्याख्या से उठा के लिख दी। इनसे होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाला संदर्भ पढ़ने के बाद इन लाइनों को पढ़ लेता है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि आगे व्याख्या में क्या हुआ है। क्योंकि प्रसंग के तौर पर जो लाइनें लिखी जाती हैं उसमें यही बताया जाता है कि आगे व्याख्या में किस घटना का जिक्र है या किस घटना का वर्णन किया गया है। इसलिए आपको ये लाइनें नहीं छोड़नी है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ये 3-4 लाइनें लिख देनी है, ताकि कॉपी चेक करने वाला आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना दे। ये होता है सही तरीका संदर्भ लिखने का। तो हमने पहले संदर्भ लिखा, इसके बाद 2-3 लाइनें और भी एक्स्ट्रा लिख दी। लेकिन संदर्भ में भी याद रहे कि पाठ और लेखक का जो नाम है ये आपको काले पेन से लिखना है। इससे होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले की नज़र सबसे पहले उन्हीं शब्दों पर पड़ती है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता ही है कि संदर्भ में मेन चीज़ पाठ और लेखक का नाम ही होता है, इसलिए आपको साफ साफ लाइन में यहाँ पर लिखना है, साफ साफ शब्दों में, कोई भी गलती नहीं करनी है, ताकि आपका पहली हेडिंग ही गलत ना हो। यदि आप पहली हेडिंग में गलती करते हैं तो कॉपी चेक करने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक लाइन आपकी अच्छे से पढ़े। इसलिए आपको अच्छी तरीके से संदर्भ लिखना है। फिर इसके बाद प्रसंग के तौर पर 2-3 लाइनें लिख देनी है। और यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरीके से लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या या रेखांकित अंशों की व्याख्या। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे, विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है। सुहृद गुणों की बात में जो आनंद मिलता है उसके आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। बालकों की तोतली बोलियों में, सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी बातों में, कवियों की रसीली उक्तियों में और सुंदर वक्ताओं की प्रभावशाली सशक्त बातों में जो आकर्षण होता है वह सभी के चित्त को मुग्ध कर देता है। जो इससे प्रभावित नहीं होते वे पशु ही क्यों पत्थर की शिला की भांति शुष्क और कठोर होते हैं। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आपने वहाँ पर तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर पढ़ ही लिया था, तो जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट 3 डालेंगे और पॉइंट 3 के तथ्यपरक उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे, बालकों की बातें सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी होती हैं। ये हो जाएगा हमारे तीसरे तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर पॉइंट 5 या 5वें गद्यांश के बात नामक 5वें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट करवा दी। याद रहे सबसे पहले आपको गद्यांश, जो भी गद्यांश वहाँ पर आया रहेगा, जरूरी नहीं कि यही गद्यांश आएगा, लेकिन आपको वहाँ पर अभ्यास करके जाना है। सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे कि ये कौन से पाठ से गद्यांश आया है।
जिसके बाद आपको उत्तर हेडिंग डालनी है और फिर जिस गद्यांश की आप वहाँ पर कर रहे हैं उसके शुरुआती के 2 अक्षर डॉट 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 और लास्ट के 2 अक्षर काले पेन से लिख देने हैं। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, फिर इसके बाद इसके रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके लास्ट में इसके एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर लिख देना है, जो कि हमने इस वीडियो में अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से 5वें गद्यांश में करवा दिया है। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला आएगा पॉइंट नंबर 6 या छठा गद्यांश। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 6 करके हमारा छठा गद्यांश आ चुका है। इसकी व्याख्या करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने साथ दोस्तों के शेयर भी कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट 6 करके बात नामक पाठ का छठा गद्यांश यहाँ पर आ चुका है और इसके ठीक नीचे 1, 2, 3 पॉइंट करके इसमें से 3 पॉइंट के प्रश्न भी आपके सामने आ चुके हैं। ये छठा गद्यांश काफ़ी छोटा है, इसलिए हमने इसको एक बार में ही दिखा दिया है और इसको आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अतः जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 6 करके यहाँ पर गद्यांश आपके सामने दिखा है। इसको पढ़ना है तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 करके उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और 3 में लेखक ने किसी नियमों का उल्लंघन नहीं माना है। इन तीनों पॉइंट के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। याद रहे जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर पूरे गद्य खंड से किसी न किसी पाठ से 2 गद्यांश वहाँ पर आपको दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक गद्यांश की ही रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होती है। इसलिए याद रहे सबसे पहले आपको वहाँ पर दोनों को पढ़ना है, इसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इसके बाद आपको पहला या दूसरे में से चूज करना है। फिर इसके बाद उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके बाद डिसाइड करना है कि वो गद्यांश कौन से पाठ का है और उसके लेखक कौन है। यदि आप ये कन्फर्म नहीं कर पाते हैं तो आपका संदर्भ जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ में मेन चीज़ होता है पाठ और लेखक का नाम। इसलिए आपको वो गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है जो आपको अच्छी तरीके से पता हो कि ये कौन से पाठ से है और इसके लेखक कौन है। यहाँ पर इतना कुछ पढ़ के अच्छी तरह से डिसाइड करने के बाद सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उत्तर और फिर इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। याद रहे यहाँ पर आपको उत्तर डाल के डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग नहीं लिखना है, क्योंकि सबसे पहले जब आप यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे इससे पहले आपको उत्तर डालना है और उत्तर डालने के बाद यदि आप वहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे, अगर आप वहाँ पर पहले की कर रहे हैं तो पॉइंट 1 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर और फिर इसके बाद डॉट 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 करके इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर वहाँ पर लिख देने हैं। यदि आप पहले की नहीं दूसरे पॉइंट की कर रहे हैं तो वहाँ पर दूसरा पॉइंट डाल के उसके शुरुआती के 2 अक्षर और इसके बाद उसके लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर छठे गद्यांश की व्याख्या की है तो उसके हमने शुरुआती के 2 अक्षर मर्द की जुबान और इसके बाद डॉट 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 करके लास्ट के 2 अक्षर पेट के लिए। इससे होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पहले पॉइंट की व्याख्या की है या दूसरे पॉइंट की व्याख्या की है। इसलिए आपको यहाँ पर एक काले पेन से एक लाइन वहाँ पर जरूर लिख देनी है। इसके बाद आपको पॉइंट 1 डाल के हेडिंग डालना है संदर्भ। याद रहे सबसे पहले हेडिंग डालना है उत्तर नीले पेन से, इसके बाद काले पेन से एक लाइन और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पॉइंट 1 डाल के संदर्भ। और संदर्भ में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या हिंदी गद्य के बात पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये संदर्भ लिखने का थोड़ा कठिन तरीका हमें लगता है, इसलिए हम आपको अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं संदर्भ लिखने का। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं या इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये हो जाएगा सबसे आसान तरीका संदर्भ लिखने का और सबसे सही तरीका।
इसके अलावा याद रहे कि जब आप संदर्भ लिखेंगे तो यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम आपको काले पेन से डालना है, ताकि कॉपी चेक करने वाली की नज़र सबसे पहले इन्हीं दो शब्दों पर पड़ जाए और वो आपका पूरा संदर्भ भी अच्छे से ना चेक करे। इसके नीचे हमने यहाँ पर 2 लाइनें और लिख दी हैं। ये लाइनें हमारा संदर्भ का काम करेंगी। ये गद्यांश है, इसलिए हम यहाँ पर संदर्भ तो लिख नहीं सकते, लेकिन संदर्भ के तौर पर हम 2-3 लाइनें जरूर लिख सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ के लोग बात के पक्के होते थे, किंतु आजकल स्वार्थ में अंधे लोग तुरंत बात बदल देते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्रसंग, मतलब प्रसंग नहीं होगा, प्रसंग हेडिंग नहीं डालना है, लेकिन प्रसंग ही है समझ लीजिए। क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाला संदर्भ पढ़ने के बाद ये लाइनें पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपने आगे व्याख्या में क्या किया है। और व्याख्या से जो पहले ये प्रसंग लिखा जाता है, इसका मेन मतलब यही होता है कि आगे व्याख्या का शॉर्टकट या सारांश बता देना कि आगे में व्याख्या में क्या हुआ है, या किस चीज़ का वर्णन है, या किस घटना का जिक्र है। जिससे होता क्या है कि इन लाइनों को पढ़ने के बाद कॉपी चेक करने वाला आपका जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता है, क्योंकि कॉपी चेक करने के समय इतना टाइम नहीं होता है। तो यदि आप सबसे पहले उत्तर हेडिंग डाल के एक काले पेन से लाइन अच्छी तरह से लिखेंगे, इसके बाद आप संदर्भ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, और इसके बाद प्रसंग के तौर पर जो 2 लाइनें अच्छी तरीके से लिख देंगे, तो इन्हीं को चेक करके कॉपी चेक करने वाला आपको पूरी व्याख्या के नंबर फुल के फुल नंबर दे देगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी व्याख्या की एक एक लाइन चेक करे। इसलिए आपको संदर्भ और प्रसंग के तौर पे 2 लाइनें ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ साफ शब्दों में लिख देना है। याद रहे यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर पॉइंट 2 डालने के बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी की जवान और गाड़ी का पहिया तो चलते ही रहते हैं, अर्थात गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार जवानों की स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं है। यह कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिनके लिए जाति, देश और संबंधों का कोई महत्व नहीं होती। ऐसे लोगों की आज की जो बात है, कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने में थोड़ी भी देर नहीं लगाते। लेखक आगे कहता है कि किसी महान उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है, या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। आपने वहाँ पर गद्यांश के नीचे पॉइंट 3 का प्रश्न तो आपने वहाँ पर पढ़ ही लिया था, जिसके उत्तर के लिए हम यहाँ पर पॉइंट 3 डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है, या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका को हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है या नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश के तीनों पॉइंट के उत्तर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अतः इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 9 के बात नामक पाठ से 5वें और 6ठे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दी। आज के इस वीडियो में 5वें गद्यांश के
संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। इसके अलावा छठे गद्यांश में संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया। अतः उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।